नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय मूड डिसऑर्डर्स पर बात करने वाले हैं। हम समझेंगे कि ये सिर्फ एक खराब मूड से कहीं ज़्यादा क्यों है, और ये भी जानेंगे कि मॉडर्न मेडिसिन और हमारी पारंपरिक आयुष प्रणालियाँ इनके मैनेजमेंट के बारे में क्या कहती हैं। देखिए, हम सभी का मूड ऊपर नीचे होता ही रहता है। कभी बहुत खुशी होती है तो कभी उदासी। ये तो जिंदगी का हिस्सा है। पर सवाल ये उठता है कि कब एक आम भावना एक क्लिनिकल प्रॉब्लम बन जाती है। ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि उदास महसूस करना और डिप्रेशन में होना ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। तो चलिए आज इसी फर्क को ज़रा गहराई से समझते हैं। तो ठीक है, चलिए इसको थोड़ा और खोल कर समझते हैं। देखिए, किसी भी मूड को डिसऑर्डर कहने के लिए ना 3 पैमाने देखे जाते हैं। पहला है गंभीरता, मतलब ये भावनाएं कितनी ज्यादा हैं, कितनी गहरी हैं। दूसरा है अवधि, यानी ये कितने लंबे समय तक टिकती हैं, कुछ घंटे या 1-2 दिन नहीं, बल्कि हफ्तों हफ्तों महीनों तक। और तीसरी और शायद सबसे ज्यादा जरूरी चीज वो है रोज की जिंदगी पर इसका असर। मतलब क्या इसकी वजह से किसी के काम पर, रिश्तों पर, डेली लाइफ पर बुरा असर पड़ रहा है। जब ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं तब हम एक क्लिनिकल डिसऑर्डर की बात करते हैं। इस विश्लेषण की सबसे खास बात यह है कि हम इस मसले को 2 अलग-अलग नजरियों से देखने वाले हैं। एक तरफ है मॉडर्न साइकोलॉजी जो DSM-5 जैसे स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करती है, और दूसरी तरफ है भारत की सदियों पुरानी आयुष प्रणाली जिसमें आयुर्वेद और योग जैसी चीजें शामिल हैं। ये तुलना हमें एक बहुत ही मुकम्मल, एक पूरी समझ देगी। तो आज के हमारे इस सफर का ये रहा रोड मैप। हम मूड और मूड डिसऑर्डर के अंतर से शुरू करेंगे, फिर डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर की दुनिया में उतरेंगे। ये जानेंगे कि प्रोफेशनल मदद कब लेनी चाहिए, और आखिर में एक मिले-जुले अप्रोच के भविष्य पर भी बात करेंगे। तो चलिए अब अपने पहले बड़े हिस्से में चलते हैं जो डिप्रेशन पर फोकस्ड है। आपको बता दूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये दुनिया भर में विकलांगता की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। इसलिए इसे समझना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। डिप्रेशन की बात करते समय जिस कंडीशन का नाम सबसे ज्यादा आता है वो है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, या शॉर्ट में कहें तो MDD। ये डिप्रेशन का एक गंभीर रूप है जिसके अपने खास लक्षण और क्राइटेरिया हैं जो इसे बस उदास होने से बिल्कुल अलग बना देते हैं। अब देखिए, ये स्लाइड MDD की एक बिल्कुल साफ तस्वीर पेश करती है। ये सिर्फ उदासी नहीं है, ये उन कामों में भी मजा खो देना है जो कभी बहुत पसंद थे, जिसे एनहीडोनिया कहते हैं। इसके साथ ही ऐसी थकान जो आराम करने से भी ना जाए, नींद और भूख में गड़बड़ी, दिमाग का जैसे धुंधला हो जाना और किसी चीज पर ध्यान ना लगा पाना, और सबसे गंभीर मन में खुदकुशी के ख्याल आना भी शामिल हो सकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये लक्षण सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं होते। डायग्नोसिस के लिए इन लक्षणों का कम से कम 2 हफ्ते तक लगातार दिन के ज्यादातर समय मौजूद रहना जरूरी है। ये जो अवधि का क्राइटेरिया है ना, यही इसे रोजमर्रा के मूड स्विंग से अलग करने वाली लक्ष्मण रेखा है। और अगर MDD का इलाज ना किया जाए तो इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। ये ना सिर्फ खुदकुशी का खतरा बढ़ाता है, बल्कि ड्रग अब्यूज और यहाँ तक कि दिल की बीमारियों जैसी शारीरिक समस्याओं से भी जुड़ा हुआ है। इसका असर सिर्फ एक इंसान पर नहीं, बल्कि एक लहर की तरह उनके पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है। ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दोनों अप्रोच को हमारे सामने रखती है। मॉडर्न मेडिसिन इसे दिमाग के केमिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का नतीजा मानती है और इलाज के लिए CBT जैसी थेरेपी और एंटी डिप्रेसेंट दवाओं का इस्तेमाल करती है। वहीं दूसरी तरफ आयुर्वेद इसे विषाद कहता है, जिसे वात कफ दोष के असंतुलन से जोड़ा जाता है। इसमें इलाज का ध्यान खाने पीने, रूटीन और योग ध्यान जैसी सहायक चीजों पर ज्यादा होता है। MDD के अलावा डिप्रेशन का एक और रूप भी है जो उतना तीव्र तो नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा चलता है। इसे पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर या पुराने नाम डिस्थीमिया से जाना जाता है। चलिए समझते हैं कि ये एक अलग तरह की चुनौती क्यों है। डिस्थीमिया की पहचान ही इसकी लंबी अवधि है। इसमें इंसान कम से कम 2 साल तक लगातार हल्के से मीडियम डिप्रेशन के लक्षणों को महसूस करता है। ये एक तरह की परमानेंट उदासी, नाउमीदी और लो सेल्फ एस्टीम की हालत होती है जो धीरे धीरे इंसान की जिंदगी और उसकी पहचान का हिस्सा ही बन जाती है। तो चलिए इन दोनों के बीच का मुख्य अंतर समझ लेते हैं। MDD एक तेज और जबरदस्त तूफान की तरह है जो आता है और सब कुछ अस्त व्यस्त कर देता है,
जबकि डिस्थीनिया एक धीमी, लगातार बहने वाली उदास नदी की तरह है जो हमेशा बैकग्राउंड में बहती रहती है। एमडीडी में इंसान को अपने नॉर्मल होने से एक साफ बदलाव महसूस होता है, जबकि डिस्थीनिया में वो लो या उदास हालत ही नई नॉर्मल बन जाती है। अब हम अपने दूसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जो मूड के स्पेक्ट्रम के बिल्कुल दूसरे छोर पर है, मेनिया, या जैसा कि आयुर्वेद में कहा गया है, उन्माद। ये बाइपोलर डिसऑर्डर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और इसे समझना बेहद जरूरी है। देखिए, मेनिया कोई नॉर्मल खुशी या एनर्जी का बढ़ना नहीं है। ये एक बहुत ही गंभीर दिमागी हालत है जिसे एक इमरजेंसी माना जाता है। इसमें इंसान का व्यवहार और फैसला लेने की क्षमता इतनी बुरी तरह से प्रभावित होती है कि उससे उसे और दूसरों को भी खतरा हो सकता है। एक मैनिक एपिसोड के लक्षण काफ़ी ड्रामेटिक होते हैं। इसमें कम से कम 1 हफ्ते तक बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला या चिड़चिड़ा मूड बना रहता है। इंसान को लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है। उसे कई कई दिनों तक नींद की ज़रूरत महसूस नहीं होती। वो बहुत तेज़ी से और लगातार बोलता रहता है और बिना सोचे समझे जोखिम भरे काम कर सकता है, जैसे कि बेहिसाब पैसे उड़ाना या खतरनाक ड्राइविंग करना। मैनिया के मैनेजमेंट में दोनों सिस्टम्स का रोल बिल्कुल साफ है। मॉडर्न मेडिसिन इसे एक इमरजेंसी मानती है, जिसमें पहली प्राथमिकता सुरक्षा और हालत को काबू में लाना है, जिसके लिए अक्सर अस्पताल में भर्ती होने और मूड स्टेबलाइजर जैसी दवाओं की जरूरत पड़ती है। आयुर्वेद इसे उन्माद मानता है, लेकिन इसकी गंभीरता को देखते हुए आयुष पद्धतियां यहाँ सिर्फ एक सपोर्टिंग रोल में होती हैं, मेन ट्रीटमेंट के तौर पर नहीं। और ये पॉइंट इतना जरूरी है कि इसे दोहराना ही पड़ेगा। हमारे सोर्स में ये साफ साफ कहा गया है कि मेनिया जैसी गंभीर हालत में सेफ्टी सबसे ऊपर है। इसलिए आयुष पद्धतियां सिर्फ मॉडर्न मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ एक सहायक के तौर पर ही काम कर सकती हैं, वे कभी भी अकेले इलाज का ऑप्शन नहीं हो सकती। अच्छा, तो मेनिया हमें बाइपोलर डिसऑर्डर की तरफ ले जाता है। बाइपोलर 1 को डायग्नोज करने के लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है, इंसान की ज़िंदगी में कम से कम एक बार फुल ब्लोन मेनिक एपिसोड का होना। हाँ, अक्सर इन लोगों को गहरे डिप्रेशन के एपिसोड्स भी होते हैं, लेकिन डायग्नोसिस के लिए मेनिया का होना ही काफ़ी है। फिर आता है बाइपोलर 2 डिसऑर्डर। इसमें फुल मेनिया की जगह हाइपोमेनिया होता है, जो मेनिया का एक हल्का रूप है। इसमें इंसान की फंक्शनिंग उतनी बुरी तरह प्रभावित नहीं होती। बाइपोलर 2 के डायग्नोसिस के लिए इंसान को कम से कम एक हाइपोमैनिक एपिसोड और एक मेजर डिप्रेसिव एपिसोड दोनों का अनुभव होना जरूरी है। ये स्लाइड दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। बाइपोलर 1 की पहचान है मेनिया, जो कामकाज में गंभीर रुकावट डालता है। बाइपोलर 2 की पहचान है हाइपोमेनिया और डिप्रेशन का कॉम्बिनेशन। और एक बड़ा खतरा ये है कि बाइपोलर 2 को अक्सर सिर्फ डिप्रेशन समझ लिया जाता है, जिसकी वजह से इसका सही इलाज नहीं हो पाता और हालत बिगड़ सकती है। दोनों ही तरह के बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए इलाज का जो मुख्य लक्ष्य है वो है मूड को स्थिर रखना, उसे स्टेबल करना। ये काम मुख्य रूप से मूड स्टेबलाइजर्स दवाओं के जरिए किया जाता है, ताकि मैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड के आने की फ्रीक्वेंसी और उनकी तीव्रता को कंट्रोल किया जा सके। ये एक लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी होती है। चलिए, अब हम अपने सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। इन सभी जानकारियों का असल मकसद लोगों को ये पहचानने में मदद करना है कि कब बिना किसी झिझक के प्रोफेशनल मदद लेना जरूरी हो जाता है। तो ये है वो 4 बिल्कुल साफ संकेत। अगर मूड में बदलाव कुछ हफ्तों से ज्यादा तक बना हुआ है, अगर ये आपकी जिंदगी के जरूरी हिस्सों पर असर डाल रहा है, अगर मन में खुद को नुकसान पहुंचाने का कोई भी ख्याल आ रहा है, या अगर मेनिया के लक्षण दिख रहे हैं, तो ये एक डॉक्टर या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करने का समय है। इस बात को जोर देकर कहना बहुत जरूरी है, सीवियर डिप्रेशन, खास तौर पे जब उसमें खुदकुशी के ख्याल शामिल हों, और मेनिया के कोई भी लक्षण, ये दोनों ही ऐसी स्थितियां हैं जिनमें तुरंत साइकियाट्रिक हेल्प की जरूरत होती है। इसमें देरी करना खतरनाक हो सकता है। और अब हम अपने आखिरी सेक्शन में हैं, जहां हम इन दोनों ही दृष्टिकोणों को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि भविष्य में मेंटल हेल्थ की देखभाल कैसी हो सकती है। यहाँ हम दोनों सिस्टम्स की ताकत देख सकते हैं। मॉडर्न मेडिसिन हमें साफ डायग्नोसिस और सबूतों पर आधारित इलाज देती है, जो किसी भी गंभीर संकट में जान बचाने वाला हो सकता है। वहीं आयुष सिस्टम एक होलिस्टिक यानी कि समग्र नजरिया अपनाता है, जो लाइफस्टाइल, स्ट्रेस मैनेजमेंट और मन शरीर के कनेक्शन पर ध्यान देता है, जो लंबी अवधि की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। तो शायद जवाब ये या वो नहीं,
बल्कि दोनों हैं। भविष्य इंटीग्रेटेड केयर मॉडल में हो सकता है, जहां मॉडर्न मेडिसिन की सटीकता और आयुष की समग्र देखभाल को मिलाकर एक ज्यादा असरदार और व्यक्तिगत इलाज की योजना बनाई जा सकती है। और हमें ये याद रखना चाहिए कि ये मसला कितना बड़ा है। जैसा कि ये चार्ट दिखाता है, मूड डिसऑर्डर दुनिया भर में बीमारी और विकलांगता के बोझ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये सिर्फ एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ चैलेंज है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। हम कैसे मॉडर्न साइंस की ताकत और पारंपरिक ज्ञान की गहराई को मिलाकर एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर किसी को दिमागी तौर पर सेहतमंद रहने का सबसे अच्छा मौका मिले। ये सवाल हम सभी के भविष्य के लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।